हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सही है ना, हेल्दी होंगे, सब कुछ सही होगा। होली आने वाली है, होली की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, होली की तैयारी के साथ साथ हमें सीयूटी की तैयारी भी अच्छे से करनी है। तो डोमेन सब्जेक्ट अरसास जिसका है यूनिट नंबर 2 के कंप्लीट थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं। तो आज जरूरी है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको सही तरीके से जांच ले, प्रैक्टिस सेट लेके आया हो। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन, जो कि आपके इस यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार और मांग से रिलेटेड होगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को आपके सामने रखने की कोशिश किया है मैंने, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सके। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? जब कुल तुष्टिकरण, तुष्टिकरण मतलब उपयोगिता, जिसको बोलते हैं क्या चीज, टोटल यूटिलिटी। जब कुल तुष्टिकरण दैट इज टोटल यूटिलिटी अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है, तब सीमांत उपयोगिता यानी सीमांत तुष्टिकोण कितना होता है? तो यहाँ पर शून्य होता है, औसत तुष्टिकोण से कम होता है, औसत तुष्टिकोण से समान होता है, यह औसत तुष्टिकोण से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ के द्वारा समझे कि जब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होता है यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचता है, उस समय हमारी सीमांत उपयोगिता इस पॉइंट के ठीक यहाँ पर यानी कि x के बराबर होगी, दैट इज शून्य होता है। यानी कि पहले का आंसर होगा ए, फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, कुल उपयोगिता वक्र। कुल उपयोगिता वक्र मतलब कैसा होता है? कुल उपयोगिता वक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, कुछ ऐसा जाता है, फिर सीधा आता है, फिर नीचे गिरता हुआ होता है। इसका मतलब तो कुल उपयोगिता वक्र सदैव ऊपर चढ़ता है, ऊपर तो चढ़ता हुआ है, सदैव नीचे गिरता है तो नीचे तो ये गिरता है, पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है। तो ऑप्शन देखिए, पहले ऊपर चढ़ रहा है बाद में नीचे गिर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, तुष्टिगुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तुष्टिगुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, तुष्टिगुण मूर्त होता है, तुष्टिगुण लाभदायक होता है, तुष्टिगुण व्यक्तिगत होता है, या तुष्टिगुण सार्वजनिक होता है। तो ध्यान में रखिएगा, तुष्टिगुण का मतलब होता है उपयोगिता एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा व्यक्तिगत होता है, हर व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता बदलती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उपयोगिता उस समय गिरती है जब सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता बढ़ रही है फिर स्थिर, फिर कुल उपयोगिता गिरती कब है? जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, माइनस में आ जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी, ऋणात्मक होती है। जब कुल उपयोग सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ता हुआ होता है, शून्य होने पर यह स्थिर हो जाता है, ऋणात्मक होने पर यह गिरने लगता है। ध्यान रखिएगा, तीन स्थिति बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता, आप अपना उपभोग बढ़ाते चले जाएंगे तो सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे एक ही वस्तु की लगातार इकाइयां उपभोग करते चले जाते हैं। मैंने आपको यूनिट 2 के पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था कि सीमांत उपयोगिता हमेशा उपभोग की मात्रा के साथ साथ घटती चली जाती है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए दैट इज बी, घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है किंतु घटती चली जाती है, मतलब ये वाला पॉइंट, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर धनात्मक है लेकिन घट रही है, तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? कुल उपयोगिता ऊपर की ओर बढ़ती हुई होगी। ध्यान में रखा, बढ़ती दर से बढ़ती है, स्थिर दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता कम हो रही है तो कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन घटने बढ़ने की दर क्या होती है? कम होती है, घटती दर से बढ़ती हुई होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति मतलब उपभोक्ता संतुलन, सबसे अधिक तृप्ति की स्थिति कब होती है? शून्य, जब एमयू शून्य होता है, जब बढ़ती सीमांत उपयोगिता होती है, घटती सीमांत उपयोगिता होती है, अधिकतम सीमांत उपयोगिता। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति तब होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, कि जैसी सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तब हमारा टीयू सबसे ज्यादा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के उपभोग में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को, यानी कि एक इकाई की वृद्धि किया, ऐसे में कुल उपयोगिता में परिवर्तन आया, तो ऐसे में इस होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, उपरोक्त में। ध्यान रखिएगा, अगर एक इकाई में वृद्धि के फलस्वरूप कुल उपयोगिता बढ़ती है तो हमेशा उसको सीमांत उपयोगिता के नाम से, क्योंकि यहाँ सीमांत उपयोगिता फार्मूला होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा, क्योंकि उपभोग की इकाइयों में परिवर्तन होने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उपयोगिता होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 9, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? से का बाजार नियम, ग्रेसम का नियम, क्वेश्चन का प्रथम नियम, क्वेश्चन का द्वितीय नियम। तो आपको याद होना चाहिए सम सीमांत उपयोगिता प्रोफेसर गोशेन का द्वितीय नियम है। प्रथम नियम कौन है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही रेखाचित्र में बने तटस्थ वक्रों के समूह को क्या कहते हैं? ये है रेखाचित्र तटस्थ वक्र। और एक ही रेखाचित्र के अंदर कई सारे तटस्थ वक्र इस तरह से बनते चले जाते हैं, इस समूह को क्या कहा जाता है? तटस्थ वक्र, तटस्थ मानचित्र, बजट समूह या बजट रेखा। तो आपको आना चाहिए एक साथ कई सारे तटस्थ वक्रों को दर्शाने वाले समूह को तटस्थ मानचित्र के नाम से, उदासीनता मानचित्र या अनधिमान मानचित्र, कोई भी नाम ले लीजिए, तटस्थता को 3 नामों से जाना जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, एक तटस्थ मानचित्र में उच्च आईसी यानी कि उच्च अनाधिमान वक्र क्या प्रकट करता है? मतलब तटस्थ वक्र जितना ऊपर होता है उस ऊपर, यानी कि ये आईसी 4 सबसे ऊपर है, ये आईसी 1 सबसे नीचे है, तो सबसे ऊपर वाला क्या प्रकट करता है? संतुष्टि का निम्न स्तर, संतुष्टि का समान स्तर, संतुष्टि का ऊंचा स्तर या संतुष्टि का समान या फिर ऊंचा। तो अपने एक उदासीनता वक्र जितना भी ऊंचा बनेगा उतना ही संतुष्टि का स्तर भी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन करेंगे संतुष्टि के ऊंचे स्तर को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, एमआरएस निर्धारित होता है। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर के द्वारा, उपभोक्ता की आय द्वारा, उपभोक्ता की सूचियों द्वारा या उपभोक्ता के अधिमानों द्वारा। एमआरएस हमेशा ध्यान रखिएगा उपभोक्ता के अधिमानों के द्वारा निर्धारित होता है कि उपभोक्ता किस हिसाब से वस्तु का प्रयोग करना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, कीमतों के स्थिर रहने पर बजट रेखा में परिवर्तन होता है अगर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि बजट रेखा को आपको मैंने बताया था, बजट रेखा वाला क्वेश्चन जब पढ़ाया तो बजट रेखा को 2 कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कीमत स्थिर है तो दूसरा कारक क्या होगा? मांग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, अधिमानों में परिवर्तन, उपयोगिता में परिवर्तन। क्या बजट रेखा एक तो वस्तु की कीमत से प्रभावित होता है, दूसरा उपभोक्ता की आय से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, वह रेखा जो मौद्रिक आय और कीमत यानी कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी संयोगों को प्रकट करती है जिससे उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करके खरीद सके, क्या कहते हैं उस रेखा को? उत्पादन रेखा, बजट रेखा, सम लागत रेखा, ये में से कोई ध्यान रखिएगा। जहां पर आय और वस्तु की कीमत का सामंजस्य कर दो या दो से अधिक वस्तुओं खरीदने की संयोगों को दर्शाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम बजट रेखा। क्या बोलते हैं इसको? बजट रेखा। क्वेश्चन नंबर 15, मांग का नियम निम्नलिखित के मध्य संबंध को दर्शाता है। मांग का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ऑब्वियसली यहाँ पर आपके दिमाग में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए और आपका राइट आंसर होगा मांग का नियम वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ चीजें हमें ऐसे ही याद हो जानी चाहिए कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, ऑप्शन देखने से पहले ही आपको आंसर का पता चल जाए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? गिफिन वस्तुएं सामान्य वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट मतलब घटिया, विशिष्ट मतलब बहुत अच्छे और या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आंसर होगा गिफिन वस्तुएं निकृष्ट वस्तु होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं। जहां पर आय और इन वस्तुओं की बीच में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग कम होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मांग और कीमत के मध्य संबंध होता है कैसा? मांग और कीमत, कीमत और मांग। कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, कीमत अगर घटती है मांग, तो कैसा संबंध हुआ? विपरीत संबंध हुआ। कैसा संबंध हुआ? विपरीत संबंध, तो उल्टा संबंध होता है। ठीक है। मांग और आय के बीच कैसा संबंध होता है? सेम। मांग और आय के बीच में मांग और आय, आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। मांग रेखा की सामान्यता प्रवृत्ति बाएं से दाएं किसकी होती है? मांग रेखा बाएं से दाएं कैसी है देखिए, बताइए। ऊपर से नीचे गिरते होने की, उठने की, विपरीत रहने की, झुकने की, इनमें से तो प्रवृत्ति बाएं से दाएं नीचे झुकने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है भाई, कोई एक तो गलत होगा। मांग का नियम एक मात्रात्मक कथन है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, मांग का नियम विलासिता की वस्तुओं पर लागू नहीं होती है
और इनमें से सभी। तो ध्यान में रखिएगा, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो केवल यही बताता है कि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम लागू नहीं होता किस सेंस में? अन्य वस्तुओं की कीमतें बदल जाने पर, फैशन बदल जाने पर, वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होने पर, धर्म तीनों ही स्थिति में वस्तु की मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इन तीनों ही स्थिति में वस्तुओं की मांग बदल जाती है। तो इसमें आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 22, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी उसकी मांग को क्या करता है? मतलब अन्य बातें समान है और वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो उसकी मांग में क्या होगी? जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत में कमी होने से हमेशा वस्तु की मांग बढ़ती है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, मांग को बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 23, मांग का नियम क्या व्यक्त करता है? मांग का नियम कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध व्यक्त करता है, वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच में संबंध व्यक्त करता है, वस्तु की कीमत और गुणवत्ता का संबंध। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मांग का नियम कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसकी मांग बेलोच होती है? बेलोचदार मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस केस में? मोटर का, टूथपेस्ट, नमक, टेलीविजन। ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे अनिवार्य वस्तु की मांग, और अनिवार्य वस्तु कौन सी है? नमक, क्योंकि बिना नमक के खाना नहीं बन सकता। तो नमक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए, यहाँ पर नमक की मांग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी चूज करने वाले हम। 25, सामान्यतः विलासिता वाली वस्तुओं की मांग का मूल्य कैसा होता है? सामान्यतः विलासिता वाली वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम, बराबर, अधिक, इकाई और अनंत के बीच होती है। तो आपका होना चाहिए, विलासिता वाली वस्तु की मांग हमेशा इकाई से अधिक होता है, एक से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वस्तु की कीमतें थोड़ी सी कम होती है तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कार के लिए अगर कंपनी ने ऑफर निकाल दिया कि कार की कीमत 50,000 ऑफ हो रहा था, कार खरीदने वालों की होड़ लग जाती है, तो इकाई से अधिक लोच होती है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो। पूर्णतः लोचदार का मतलब होता है ईडी इक्वल टू इन्फिनिटिव हो, तो उस केस में मांग वक्र कैसा होगा? अगर ईडी इक्वल टू इन्फिनिटिव हो तो मूल्य के 45 डिग्री कोण वाली होती है, एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर या कोणीय। रखिएगा, मांग की लोच का इन्फिनिटिव होने का मतलब होता है कीमत अपनी जगह पर स्थिर, केवल वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच एक्स अक्ष के समानांतर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर मांग पूर्णतः बेलोचदार है, तो यहाँ पर ईडी इक्वल टू होता है जीरो। जब ईडी इक्वल टू जीरो होता है तो वस्तु की कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, आप परिवर्तनशील होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मांग की लोच जब अनंत होती है तब मांग वक्र कैसा होता है? मांग की लोच जब अनंत होती है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटिव, अनंत मतलब इन्फिनिटिव, तब पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बिलोचदार, लोचदार, अधिक लोचदार। तो जब ईडी इक्वल टू अनंत होता है तो अगर मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है, बहुत ज्यादा, जो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। 29, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता गणनावाचक मतलब जिसको उपयोगिता को मापा जा सकता है, किसने प्रस्तुत किया? मार्शल, पीगो, हिग्स, सैमुअल। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, आय विश्लेषण में, समष्टि में, इनमें से। तो आपका आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म मतलब की एक उपभोक्ता का, उपभोक्ता व्यवहार मतलब एक के अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से होता है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होता है, वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। तीनों ही कथन अपने आप में सही है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, या उपभोक्ता की बचत। और आपका राइट होना चाहिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 33, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, तीनों ही कथन उपयोगिता के सेंस में सही है, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार में से कोई एक कथन सही है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है कुल उपयोगिता घटने लगती है। यहां पर भी तीनों ही केस सही है, तो चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 35, उदासीनता वक्र होता है कैसा? मूल बिंदु के उन्नतोत्तर, देखिए उदासीनता वक्र अगर बनाने की बात करते हैं कुछ इस तरह से बनता है उदासीनता वक्र, ऐसे आई सी। ये मूल बिंदु का उन्नतोत्तर होता है, ये मूल बिंदु का अवनत का मतलब झुका हुआ होना और उन्नत का मतलब होता है उल्टी दिशा में। तो उदासीनता वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उल्टी दिशा में उन्नतोत्तर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे हम। क्वेश्चन 36, उपयोगिता का संबंध होता है किससे? लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, इनमें से सही। धर्मेगा, उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। अगर किसी भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो वस्तु उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 37, उपयोगिता की माप की जा सकती है किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा, वस्तु के विनिमय के द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा। देखिए उपयोगिता की माप की जाती है प्रोफेसर मार्शल के कॉन्सेप्ट के अनुसार मुद्रा के द्वारा। यानी कि किसी भी वस्तु के उपयोगिता अगर हमें ज्यादा प्राप्त होती है तो उसके लिए हम ज्यादा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि किए गए व्यय, मुद्रा का व्यय ही बताता है कि वस्तु की उपयोगिता कितनी है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमांत सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? दूसरा, उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम। मतलब जब एक साथ दो वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं तो उपयोगिता हमारी प्रतिस्थापित होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तटस्था वक्र का झुकाव कैसे होता है? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दोनों। तटस्था वक्र बनाइए, इस तरह से बनता है। ये होता है बाएं और ये हो गया दाएं। तो बाएं से दाएं इसका झुकाव होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ये हो गया बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 40, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत देने वाले थे प्रोफेसर एडम हिस्क एंड एलन, जिन्होंने कहा था कि वस्तु की उपभोग को अगर हम देखें तो उसको हम कोई नंबर नहीं दे सकते, उसको क्रम दे सकते हैं, उसको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, उसको एक ये बता सकते हैं कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। क्वेश्चन नंबर 41, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता और मूल्य बराबर होता है, सीमांत उपयोगिता मूल्य से कम होता है, सीमांत उपयोगिता मूल्य से ज्यादा होता है, इनमें से कोई निधन रहेगा। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता और मूल्य क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? किसी भी वस्तु की मांग के लिए वस्तु की इच्छा, वस्तु एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, मिश्रित। तो आपका राइट आंसर होगा तीनों की मांग में तीनों, यानी कि इनमें से सभी तीनों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। किसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। किसी प्रकार की वस्तुओं की मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। कौन सी वस्तु है? ध्यान में रखिएगा, वो वस्तुएं अनिवार्य, आरामदायक, विलासिता। केवल अनिवार्य वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग जितनी होनी आवश्यक है उतनी ही होती है। कीमत चाहे कम हो चाहे बढ़े, मांग में परिवर्तन नहीं होता है, और उसको बेलोचदार वस्तुएं कहते हैं, अनिवार्य वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, और इनमें से सभी। मांग को प्रभावित करने वाले ये तीनों ही कारक है, ऑप्शन चूज करेंगे हम डी, तीनों ही से मांग में परिवर्तन होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, या तो कॉफी पिएंगे या तो चाय पिएंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। जिन वस्तु को एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है उसको पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, आरामदायक वस्तु, इनमें से तो आपका आंसर होगा बी। ऐसे वस्तु को स्थानापन्न मतलब एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग करने वाला। मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन से कारण है? आय में कमी होने से मांग में कमी होती है, क्रेताओं की संख्या में कमी होने से होती है, उपभोक्ता की रुचि में कमी होने से होती है, इनमें सभी। तो ध्यान में गया, ये तीनों ही स्थिति मांग में कमी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग कैसी होती? कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग हमेशा कैसी होगी? बढ़ेगी, क्योंकि स्थानापन्न से एक की कीमत बढ़ेगी
तो उससे की मांग बढ़ जाएगी। मांग में संकुचन होता है जब, कब होता है मांग में संकुचन? तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है, मांग भी बढ़ती है। कीमत स्थिर रहती है, मांग घटती है। कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर। तो ऑप्शन है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग कैसी होगी? मूल्य की वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग हमेशा बढ़ जाएगी, क्योंकि मूल्य के बढ़ने से ऐसा लगेगा कि वस्तु की क्वालिटी में सुधार हो रहा है, लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्लास? जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा क्लास को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों भी, ताकि उनको भी सीयूटी की अच्छी से तैयारी कर सके। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। और हाँ, आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।